हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लागत एवं लागतों के प्रकारों को समझेंगे कि कॉस्ट क्या है और कॉस्ट के कितने प्रकार और कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि कॉस्ट क्या होती है, यानी कि कॉस्ट का क्या अर्थ होता है। कॉस्ट एक तरह से ये इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स की कॉस्ट होती है। यानी कि वो किस तरह से, जब कोई उत्पादन करता है और उस उत्पादन में जिन जिन संसाधनों का यहाँ पे सहयोग होता है, जिन जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, और उन संसाधनों के सहयोग के बदले जो मुद्रा के रूप में जो पे किया जाता है उसको ही कॉस्ट कहते हैं। यानी कि कोई एक उत्पादन अगर हम इसको उत्पादित कर रहे हैं तो इसमें किस तरह से यहाँ पे लेबर की आवश्यकता होगी, कैपिटल की होगी, और यहाँ पे लोन की आवश्यकता होगी तो उसके वजह इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो उद्यमिता है, इंटरप्राइजेज है, उसका भी यहाँ पे सहयोग होगा। तो इस तरह से यहाँ पे अनेक प्रकार के जो यहाँ पे साधन लगेंगे, वो चाहे कच्चा माल हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे कोई भी क्यों ना संसाधन हो, जो उस प्रोडक्ट के उत्पादन में वो सहयोग कर रहा हो, और उस सहयोग के बदले उन संसाधनों को जो पे किया जाता है उसको ही हम कॉस्ट कहते हैं। तो ये होती है कॉस्ट, जिसको हम सब एक व्यवहारिक जीवन में भी समझते हैं। अब हम यहाँ पे इसके बाद कॉस्ट के प्रकार को समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रकार है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक एक करके समझते हैं कि लागत के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रकार है। जिसमें कि सबसे पहला प्रकार है स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें यानी कि इनपुट्स की सेवाओं को खरीदने या किराए पर देने पर किया गया जो व्यय है वो स्पष्ट लागत कहलाता है। यानी कि जो यहाँ पे उत्पादन के समय जो इनपुट्स की जो सेवाएं हैं उसको खरीदने और किराए पर लेने पर किया गया जो व्यय होगा वो स्पष्ट लागतें कहलाती है। और यहाँ पे स्पष्ट लागतों में किस तरह से जो भुगतान है वो मौद्रिक रूप में किया जाता है, यानी कि पैसों के रूप में किया जाता है। और ये किस तरह से वास्तविक मूल्य है, जैसे कि किराया है, ब्याज है, मजदूरी है, और कच्चे माल का जो प्राइस है वो हो सकता है। जिन जिन संसाधनों का सहयोग होता है उत्पादन में, और उनके सहयोग के बदले में हम जो पे करते हैं वो मौद्रिक रूप में करते हैं, तो उसे हम स्पष्ट लागत कहते हैं। और अगला प्रकार है निहित लागत। निहित लागत यानी कि जब उद्यमी इन आगतों को, यानी कि इन इनपुट्स का प्रयोग वो उत्पादन में करता है जिन पर उनका अपना निजी अधिकार होता है, और इसीलिए इनकी जो सेवाएं हैं उसके बदले में किसी अन्य को वो भुगतान नहीं करता है। यानी कि निहित लागत वह होती है जब एक उद्यमी इन इनपुट्स को उत्पादन के दौरान जब प्रयोग करता है, और प्रयोग के दौरान और प्रयोग से पहले इन पर पूरा अधिकार उसका अपना होता है, और किसी अन्य को उसके बदले में कोई भुगतान भी नहीं करता है। और यहाँ पे मौद्रिक भुगतान बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये एक तरह से अनुमानित मूल्य इसका लगाया जा सकता है, जैसे कि स्वयं को मजदूरी और स्वयं का जो मकान है उसका किराया। तो यानी कि अपने आप के जो संसाधन है, अपनी सेवाएं है, अगर हम उसको उत्पादन के दौरान प्रयोग करते हैं और अगर हम उसकी कॉस्ट लगाते हैं
तो उसे निहित लागत कहते हैं। इसका हम एक अनुमान लगा सकते हैं। और अगला है लेखांकन लागत। लेखांकन लागत जिनका भुगतान दूसरों को किया जाता हो वही लेखांकन लागत है, यानी कि जिसका भुगतान मौद्रिक रूप में करते हैं हम, वही लेखांकन लागत है, यानी कि स्पष्ट लागत की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेखांकन लागत बराबर स्पष्ट लागत होगी। तो जाहिर सी बात है जब मौद्रिक रूप में लेखांकन लागत का पे किया जाएगा तो वो लेखांकन लागत बराबर स्पष्ट लागत होगी। और अगला प्रकार है मौद्रिक लागत। वह लागत जिसे मुद्रा के रूप में, मौद्रिक रूप में मापा जा सके, वही मौद्रिक लागत होती है। और अल्पकालीन लागत। अल्पकालीन लागत जैसा शब्द से प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे किसी अल्पकाल समय अवधि की बात हो रही है, यानी कि एक निश्चित समय अवधि में जब एक साधन कम से कम स्थिर हो और अन्य साधन परिवर्तनशील हो, यानी कि जो कम समय है, कम समय में जो स्थिर साधन है वो स्थिर होंगे। यहां पे अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों को ही बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में यहां पे अल्पकालीन जो लागत है इसमें यह देखा जाता है कि यहाँ पे कुछ साधन स्थिर होते हैं और अन्य साधन यहाँ पे परिवर्तनशील होते हैं। और इस स्थिति में उत्पादन में वृद्धि के लिए जो कच्चा माल है, श्रम है और इनकी जो वृद्धि की जाती है और इनके जरिए जो उत्पादन किया जाता है, तो इसमें जो खर्च किया है, जो हमने लेबर लगाई है, कच्चा माल जो हमने खरीदा है, उसके बदले जो पे किया है, वह खर्च ही अल्पकालीन लागत होती है। यानी कि अल्पकाल में जिन संसाधनों को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, उन संसाधनों के बदले में जो पे किया जाता है वह ही उसी का खर्च, उसी का पे अल्पकालीन लागत कहलाती है। और अगला है दीर्घकालीन लागत। दीर्घकाल में क्या है, इसमें बहुत लंबी समय अवधि होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सभी साधन परिवर्तनशील होंगे, वो चाहे स्थिर साधन हो, वो चाहे परिवर्तनशील साधन हो। सभी साधनों में यहाँ पे घटोत्तरी और बढ़ोतरी की जा सकती है और इन पर किया गया जो खर्च है, इन पर किया गया जो व्यय है, वह ही दीर्घकालीन लागत कहलाती है। और अगला है निजी लागत। निजी लागत वह लागत जो उत्पादन के लिए फर्म या संतुष्टि के लिए उपभोक्ता जो खर्च करता है, यानी कि एक फर्म या कोई उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के लिए जो खर्च करता है वह लागत निजी लागत कहलाती है। और बाहरी लागत। बाहरी लागत वह लागत होती है, बाहरी लागत का जो भुगतान है वो कोई अन्य व्यक्ति करता है, जो उत्पादन एवं उपभोग की प्रक्रिया से एकदम जुड़ा हुआ नहीं होता है। भारी लागत यानी कि किसी व्यक्ति ने उत्पादन किया, किसी व्यक्ति ने उपभोग किया, जिसने उत्पादन किया, जिसने उपभोग किया, इन दोनों में से किसी ने भी इसका भुगतान नहीं किया, किसी तीसरे पर्सन नहीं किया, तो इसे भारी लागत कहते हैं। और अवसर लागत। अवसर लागत है यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये अगले श्रेष्ठतम विकल्प की लागत होती है, यानी कि कोई एक विकल्प को प्राप्त करने के लिए हम किसी दूसरे विकल्प को छोड़ते हैं। तो यानी कि जो इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ये होगी कि किस तरह से हमने, जो हमारे पास एक विकल्प था, उस विकल्प को छोड़ करके हमने दूसरे विकल्प को प्राप्त किया है। तो ऐसे में पहले विकल्प को जो छोड़ा हमने उसकी कॉस्ट ही यहाँ पे अवसर लागत कहलाती है। यानी कि ये एक विकल्प है हमारे पास, कोई भी XYZ, और ये दूसरा विकल्प है। ये विकल्प हमारी रेंज में है और हम इस दूसरे विकल्प की ओर जाना चाहते हैं। अगर हम दूसरे विकल्प की ओर जाएंगे तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा, अगर हम पहले विकल्प पर ही रहेंगे तो हमें दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस पहले विकल्प से हट करके दूसरे विकल्प की ओर जाते हैं तो ये हमारी पहुंच से बाहर चला जाएगा। तो ऐसे में जो इस पहले विकल्प की जो कॉस्ट है
वह किस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो यानी कि अगले श्रेष्ठतम विकल्प की लागत हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत होती है। तो इस तरह से ये कुछ लागत यानी कि कॉस्ट के प्रकार है। अब हम इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत, जो कुल लागत है वो किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। जो टोटल फैक्टर कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत प्राप्त होती है। और अगर हम कुल स्थिर लागत को ज्ञात करना चाहे तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, यानी कि टोटल फैक्टर कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट जो हमारे पास होगी उसमें से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास टोटल फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होगी। और अगर हम कुल परिवर्तित लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ज्ञात करना चाहते हैं तो ऐसे में हमें टोटल कॉस्ट में से टोटल फैक्टर कॉस्ट को हमें घटा देना होगा, तब जाकर के हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होगी। और अगला है औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी उसका भाग हम क्वांटिटी से अगर देंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट प्राप्त होगी। और औसत स्थिर लागत यानी कि एवरेज फैक्टर कॉस्ट को ज्ञात करने के लिए हमें जो हमारे पास टोटल फैक्टर कॉस्ट होगी उसको हम क्वांटिटी से भाग देंगे, तो ऐसे में एवरेज फैक्टर कॉस्ट हम ज्ञात कर पाएंगे। और औसत परिवर्तित लागत को हम यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग देंगे, तो ऐसे में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम ज्ञात कर सकेंगे। तो इस तरह से ये कुछ कॉस्ट के महत्वपूर्ण तथ्य है जिनको हमने यहाँ पे समझा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार हर तरह की किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से हम टोटल कॉस्ट, टोटल फैक्टर कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फैक्टर कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये समझा। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कॉस्ट का क्या अर्थ होता है और कॉस्ट के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रकार है, तो इनको हमने बड़े ही आसान शब्दों में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।